देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के लिए समानांतर श्रेणी का कंसेप्ट हम लोग देंगे और उसके बाद चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे कि समानांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, जिसको शॉर्टकट में हम लोग एपी बोलते हैं। तो देखिए, एक अनुक्रम है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी अगर हम लोग सीक्वेंस लिखते हैं, जैसे A1 A2 A3, ठीक है, A4 A5 आगे बढ़ाते जाते हैं, तो an-1 जैसे मान लीजिए कि अगर ये 10वां पद है तो जस्ट इसके पीछे वाला पद क्या होगा, 9वां होगा, ये घटा के लिखेंगे। अगर ये 50वां होगा तो उसके जस्ट पीछे क्या होगा, 49वां होगा। तो उसी तरह से अगर ये n पद तक गया है तो उसके जस्ट पीछे वाला पद जो है n-1वां पद है। तो A1 A2 A3 डॉट 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 an तक है। तो अगर ऐसा अनुक्रम कोई लिखा हुआ है, उस अनुक्रम को अगर हम समानांतर श्रेणी कहेंगे, कब कहेंगे, जब उनके दो लगातार, किसी भी दो लगातार पदों का अंतर हमेशा अचर रहे, मतलब बराबर है। कहने का सेंस क्या हुआ कि अगर हम A2 में से A1 को घटाए, A3 में से A2 को घटाए, A4 में से A3 को घटाए, तो ये हमेशा अंतर क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। तब उसको जो है हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समानांतर श्रेणी कहेंगे। कहने का और क्लियर मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास अगर ऐसे लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 7 लिखा है, 9 11 13 ऐसे लिखा हुआ है। तो यहां पर अगर हम इस दोनों को घटा रहे हैं तो 3 - 1 2 हो रहा है। फिर इस दोनों को घटा रहा है 5 - 3 2 हो रहा है। फिर इस दोनों को घटा रहा है 7 - 5 2 हो रहा है। तो ये हमेशा क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो इस हम लोग जो है श्रेणी को जो है, इस मतलब अनुक्रम को जो है हम लोग समानांतर श्रेणी कहेंगे। एक और चीज देख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए यहां पर इसे 1 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, 25 लिखा है और आगे दिया हुआ है। तो जैसे हम इसमें से अगर घटा रहे हैं तो 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7। तो ये तो बराबर नहीं हो रहा है ना, लगातार पदों का अंतर। तो भाई ये तो अनुक्रम है, मतलब कि ये सीक्वेंस है, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, एपी नहीं है। बात समझ गए होगिएगा। तो अगर दो लगातार पदों का अंतर अगर हमेशा बराबर आ रहा है तभी उसको जो है हम लोग एपी कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। देखिए, उस अक्षर जो अंतर आ रहा है उसको हम लोग सारो अंतर कहते हैं और उसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, डी से। कहने का मतलब कि अब जस्ट मैंने बोला कि लगातार पदों का अंतर, तो डी का फॉर्मूला क्या होगा, A2 - A1, या ऐसे भी बोल सकते हो A3 - A2, ऐसे भी बोल सकते हैं A4 - A3। तो इसीलिए हमने क्या लिखा, AN - AN - 1, यानी कि अगर आप यहां पर अगर 2 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, 3 रखोगे तो ये 2 रहेगा, ये 4 अगर रखोगे तो इसको 3 रखोगे, 5 तो ये 4। क्लियर है। तो इसलिए डी का जो फॉर्मूला है वो AN - AN - 1 हो गया। तो समानांतर श्रेणी आपका ये हो गया। अब यहां पर हम लोग देखेंगे इसका नोटेशन क्या होगा। देखिए, यहां पर जैसे इस समानांतर श्रेणी का अगर हम लोग प्रथम पद की बात करते हैं, पहला पद, तो पहले पद को हम लोग ए से जनरली डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में सारो अंतर, तो सारो अंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। एनवा पद, एनवा पद को हम लोग AN या TN से भी सूचित करते हैं। अंतिम पद वो एल से सूचित करते हैं। अगर एनवा पद ही अगर अंतिम पद हो तो एल ही एन हो जाएगा या TN हो जाएगा, ठीक है। और इन पदों का योगफल, तो उसको हम लोग एसेंस से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, एसेंस से। तो ये संकेत जो है एकदम माइंड में आपको रहना चाहिए। अब हम लोग समझेंगे कि ये जो एन है उस एन का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, देखेंगे अब। देखिए, जैसे अभी जस्ट मैंने देखा कि एक सीक्वेंस को ले लेते हैं, जैसे 1 लिया, 4 लिया, 7 लिया, 11 लिया, ऐसे हमने ले लिया। तो यहां पर
1 है 4 है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि 3-3 बढ़ रहा है, यानी कि इसका अंतर सेम है, तो ये तो एपी है। तो अभी हमने देखा कि भाई यहाँ पर ये 4 हो रहा है, तो ये 1 है, ठीक है। इस 4 को हम लोग 1+3 लिख सकते हैं। ये जो 7 है इसको हम लोग 1+2 गुना 3 लिख सकते हैं। इसको 1+3 गुना 4 7, ये 10 होना चाहिए, 10 होगा। तो ये 3 3, क्योंकि यहाँ पर 3 का अंतर करना है हमको। अब यहाँ मेन पॉइंट क्या समझ आना है कि ये पहला पद है तो ये ए हो गया, और ये 3 का अंतर है तो डी का मान 3 है, तो ये ए प्लस, आप इसको डी लिख सकते हो, इसको a+2d लिख सकते हो, इसको a+3d लिख सकते हो। क्या देखने को मिल रहा है? अब सबसे तो पहले माइंड में एक बात ये भी सेट कर लो कि किसी एपी का जो सामान्य जो रूप है किसी एपी का, तो पहला पद कौन होगा? ए, दूसरा क्या होगा? a+d, तीसरा क्या होगा? a+3d, उसके बाद क्या होगा? a+4d, उसके बाद क्या होगा? a+5d, डॉट डॉट डॉट, ये होते जा रहा है। मेन पॉइंट क्या है यहां समझोगे, पहला पद जो हो रहा है उसमें जो है 1-1d हो रहा है, दूसरा पद में 2-1d हो रहा है, तीसरा पद में 2d, ये 3d होगा, ये 4d होगा, a+d, a+2d, a+3d, a+4d। तो यहां पर जो है 3-1 × d होगा, यहां पर क्या होगा? 4-1 × d, और ये क्या होगा? 5-1 × d। यानी कि अगर nth टर्म है तो वो क्या होगा? a+n-1 × d। इसलिए माइंड में ये तो जनरल फॉर्म सामान्य रूप याद रखे ही, साथ में an का फॉर्मूला याद रख ले कि a+n-1 × d होगा। an का फॉर्मूला क्या हो गया? a+n-1 × d। ओके, अब इसी पर जो है क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और अगले वीडियो में एसएन को भी प्रूफ करेंगे। देखिए, जिससे आपको यहां पर जो है (5.1) जो चैप्टर है वो देखेंगे हम लोग। इसमें कह रहा है कि सर आप हमें बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। तो देखिए, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। कितना रुपया है? 15 रुपया। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है, यानी कि 8 रुपया लगातार बढ़ रहा है। तो जब लगातार 8 रुपया अगर बढ़ रहा है तो कंफर्म है कि ये एपी है। ये क्या है? पहला जो दे रहा है आपको एग्जांपल, वो क्या है? एपी का एग्जांपल है। क्यों है? तो क्योंकि लगातार पदों का जो अंतर होगा वो हमेशा बराबर रहेगा, यानी कि वो 8 रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा। कह रहा है कि सर किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन का शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। देखिए, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। 1/4 कर रहा है तो ऐसा समझने के लिए हम केवल बता रहे हैं। इसे मान के सोच लो कि भाई कि 64 उसमें हवा है, समझ के लिए, तो 4 से भागा करने के लिए मैं इजी कर रहा हूं। तो 4 से जब इसको भागा दोगे, ठीक है, तो क्या होगा? 16 होगा। तो 64 में से 16, 1/4 भागा निकल जाता है, तो 14 में से 6 गया 8, और ये क्या हुआ? 5 में से गया 4। तो अब हवा कितना बच गया? 48। फिर कह रहे हो इसका 1/4 भाग हवा निकल गया, तो फिर इसको 4 से भागा दोगे, तो 4 से भागा दोगे तो 12 आएगा, तो 12 से घटा दो इसको, 8 में से 2 गया 6, और ये 4 में से गया 3, ये 36 हो गया। फिर कह रहा है सर कि इसको आप 4 से भागा दे दो, तो 4 9 36, 9 घटा दो, तो 16 में से 9 गया 7, नहीं, और ये 27, तो 27। अब यहां समझो, स्पष्ट तुमको दिख रहा होगा कि इनका जो अंतर है वो आपस में बराबर नहीं हो रहा है। इसका अंतर कुछ और आ रहा है, इसका अंतर कुछ और आ रहा है, और इसका अंतर कुछ और आ रहा है। जब समान अंतर अगर नहीं होगा तो वो एपी नहीं होगा। इसलिए जो दूसरा नंबर जो एग्जाम्पल है वो कन्फर्म हम सीधे कह देंगे कि वो एपी का उदाहरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके लगातार पदों का अंतर जो है वो आपस में बराबर नहीं है। तीसरा जो सेक्शन है, तीसरा जो है उसका एक का, वो देखेंगे। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। कितना है? 150 रुपया। और
बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। यानी जब 150 है तो आगे 200 हो जाएगा, फिर उसके आगे क्या होगा 250 होगा, 50 बढ़ता जा रहा है। उसके बाद क्या हो जाएगा 300। तो ये तो भाई स्पष्ट दिख रहा है कि भाई लगातार पौधों का अंतर बराबर है। ये जो तीसरा नंबर है वो स्पष्ट रूप से जो है ओएपी का एग्जाम्पल है, और कारण लिख दो कि भाई अंतर सेम है। चौथा भी देख लेते हैं थोड़ा देर के लिए। 1000 प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन 10,000 रुपए का राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखिए जब चक्रवृद्धि ब्याज की जब बात कर रही है तो ब्याज हमेशा क्या होता जाएगा, उसका चेंज हो जाएगा, क्योंकि मूलधन में फिर भी एक साल के बाद हो या मंथली जैसा भी हो, वो क्या होता है उसमें जुट जाता है और फिर उसके बाद उस पर ब्याज लगता है, तो हमेशा क्या होगा चेंज करेगा। अगर ये साधारण ब्याज रहता तो ब्याज फिक्स हो जाता, तो उस स्थिति में ये एपी हो जाता। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो कन्फर्म है कि जो चौथा नंबर जो आपका है वो एपी का उदाहरण नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी जो लगातार जो पद का जो अंतर आएगा, यानी सारा जो अंतर आएगा वो समान नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद से जो है अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से बताएंगे, जो ये वीडियो अब लंबा हो रहा है। ओके, जय हिंद।